हेलो दोस्तों, कक्षा 10 में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे वास्तविक संख्याओं की, जिसका ये 5वां पार्ट है। प्रश्नावली 1.2 कर रहे थे, जिसमें अपन ने इंट्रो पार्ट पढ़ लिया था। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, और अपन ने ये पहला क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक है, पहले क्वेश्चन में 5वां पार्ट अपने कर लिए थे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन किया था अपने 7429 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। अपने पढ़ा था ना, n1 इंटू n2 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है। दो संख्याओं का गुणा करो, उसका जो लसअप और मसअप का मल्टीप्लाई वो इक्वल होना चाहिए। अपन को जांच भी करनी है। ठीक है, तो चलो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम। अपन एलसीएम जब निकालेंगे तो अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 2 6 लास्ट में 6 आ रहा है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। कितने बार गया, 13 बार। और ये 13 एक खुद प्राइम नंबर है, तो ये 13 का एक बार गया। तो अपन इसके टुकड़े, इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो क्या हो गए, 26 के हो गए 2 इंटू 13। इसी प्रकार आप 91 के करोगे तो 91 के देखो 9 और 1 सीधा 13 7 91 होता है, 7 का जाता है। ठीक है, 13 7 जा 91 और फिर गया 13 का और ये 1। तो आपने 91 के भी लिख दिए, कितने हो गए 7 इंटू 13। ओके, अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एक तो निकालना है आपको एलसीएम और एक निकालना है आपको एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अच्छा, एलसीएम क्या कहता है कि जितने भी आपके जो प्राइम फैक्टर हुए, अभाज्य गुणनखंड हुए हैं, उसकी प्रत्येक की सबसे बड़ी घात, मतलब आपके कितने हुए 2 7 और ये 13 नंबर है, इनकी प्रत्येक की सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, एक ही है। कितना है 7 की सबसे बड़ी घात कितनी है, एक ही है। और ये 13। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी घात, प्रत्येक की सबसे बड़ी घात लिखनी है। अच्छा, एचसीएफ क्या कहता है कि जो कॉमन आ रहा है उसकी मिनिमम पावर, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, ये उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी न्यूनतम घात 13 घात कितनी है, न्यूनतम इसकी भी एक है और इसकी भी एक है, तो अपन लिख देंगे 13, दोनों में से एक लिख दिया। तो आपका ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। अच्छा, इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 13 7 91, 91 इंटू 2 कितने हो गए 182। तो इसका एलसीएम तो हो गया 182 और एलसीएम आ गया। अब अपन को जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, देखो जांच अपन को क्या करना है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम। n1 कितना आपका 26 और ये है 91, और आपका एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 13 2 आप 13 2 करोगे तो कितना आएगा 26 होगा। ठीक है, और ये 13 8 कितना होता है 104, 104 और 2 हो गए 106, पीछे 10 हो गया, 13 और 10 23। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आना चाहिए। चलो करो, 26 का 1 बार बोला तो 6। ठीक है, और 26 का आपने कितने बार बोला, 9 बार बोला, तो कितना आ गए 234 और ये कितने हो गए आपके, कितने 234, यहाँ पे कितने बचे 2 हासिल आ गए थे 236। कितने हो गए 236। क्या ये बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला, इसकी जांच आप लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, या यूँ लिख देना LHS, ये कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड, LHS इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, और लास्ट में लिख देना इति सिद्धम। आपका प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। बात सुन भाई, फिर बात करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, यहाँ पे देख लो, एक प्रॉपर वे से कॉपी में आपको नोटबुक में कैसे करना है। ठीक है, एचसीएफ लिख दिया 13, एलसीएम लिख लिया 2 इंटू 7 182। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई गुणनफल करना है आपको। ये n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों को, इन दो संख्याओं को इधर लिख दिया n1 n2, और इधर आपका एलसीएम और एचसीएफ है वो लिख दिया, और आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया LHS इक्वल टू RHS इति सिद्धम। बात समझ में आ गई, आपको ऐसे नोटबुक में करना है। फिर देखते हैं इसका 510 और 92, 510 92। ठीक है, 510 का अपन निकालते हैं, लास्ट में कितना है 10 है, मतलब 0 है। 2 का भी दे सकते, मैं आपकी बार 5 का देख के देखता हूँ। ठीक है, तो 5 का गया कितने बार, देखो 5 में गया एक बार, है ना, 5 में कितने बार गया एक बार। फिर 1 में जाता नहीं है तो ये लिख दिया 0, फिर गया 2 बार। देखो अब 2 का कितना गया 5 और ये 1, फिर किसका जाएगा 3 का जाएगा, 3 का कितना बार गया 17 बार,
और ये 17 का, मैं 2 का दे सकता था, मैंने ऐसे ही, आप भाई लास्ट में 0 है तो अपन 5 का भी दे सकते हैं, तो 5 का पहले दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप हमेशा 2 का ही देना। 2 × 3 × 5 × 17, आप इसी ऑर्डर से भाग देना। फिर कितना है 92 का करते हैं, तो सबसे पहले किसका दिया 2 का, 2 का कितने बार गया 46, फिर 2 का कितना बार 23, तो ये 23 का 23 में एक बार, तो आप ये भी लिख दो 92 के कितने हो गए 2 × 2 × 23। अच्छा, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम जब आप निकालोगे तो आपको क्या देखना होता है कि प्रत्येक उपनिष्ठ का हाईएस्ट पावर आपको लेनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की घात 2 है, तो अपन 2 का लिखेंगे 2 की घात 2, फिर कितना है 3 की घात 1 ही है, फिर कितना है 5, फिर कितना है 17, फिर कितना है 23, ये सब आपको लिखना है। और एचसीएफ कौन सा होगा जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कितना आ रहा है ये 2 आ रहा है कॉमन, तो कॉमन 2 आ रहा है, पर उसमें न्यूनतम घात 2 की घात 2 अधिकतम है, न्यूनतम कितनी 2 की घात 1, तो जितना आ रहा है ना वो वाला एचसीएफ होगा आपका। तो ये आ गया, तो आपका एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम हो गया। फिर आपको क्या करना है, जांच कर देनी है N1 × N2 और एलसीएम × HCF, जो भी आपका N1 N2 मल्टीप्लाई करो, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, बराबर आगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको लिख देने हैं। देख लो ये कैसे किया है, ये आपके आगे 510 के 2 × 3 × 5 × 17, और ये आगे आपके 92 के। तो इसका एचसीएफ तो कौन सा उपनिष्ठ गुणनखंड एक ही है 2 ही है, तो 2 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका एलसीएम आ गया। आपको जांच करनी है तो N1 × N2 और एचसीएफ × एलसीएम। एचसीएफ कितना है N1 × 510, N2 है 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया दिया आया। एलसीएम है आपका 2 और ये है 23,460, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल टू LHH इक्वल टू RHH, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इतनी सी तो आपको बस इतना सा करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3, अच्छा हाँ ये सेम ही है, 3, 3, 6 एंड 5, 4, तो 3, 3, 6 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है। आप सबसे पहले 2 का दे दो, कितना बार गया देखो 16 और ये 8, फिर 2 का कितना बार 8 बार 16 में और 8 में 4 बार, फिर 2 का कितना 8 में कितने बार गया 4 बार और इसमें 2 बार, फिर 2 का कितना बार आ जाएगा 21, फिर किसका 3 का 7, 7, 1, तो ये आपके आ गए इसके 36 के। फिर आप करो 54 के, 54 के करो, 54 में सबसे पहले किसका देते हैं 2 का कितने बार गया 54 में 27 बार है ना, फिर 3 का 2 के कितने बार गया 9 बार, फिर 3 का 2 कितने बार गया 3 बार, फिर 3 का 2 कितने बार गया 1 बार, ठीक है। तो अब मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहीं पे दोनों के साथ में, 3, 3, 6 के कितने आ गए देखो कितने हैं 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो गए 4 बार 2 है, कितने हुए तो 2 की पावर 4 × 3 × 7, अच्छा, और 5, 4, 54 के कितने हैं 2 × 3 की पावर कितनी है 3, ठीक है, बस आपका हो गया। अब आपको एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है कि जितने गुणनखंड है उसमें कॉमन कितने आ रहे हैं उसकी मिनिमम पावर लिखनी। देखो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है पर 2 में अधिकतम घात 4 है और न्यूनतम कितनी है 1, तो आपको मिनिमम पावर लिखनी है 2 की पावर 1। देखो 3 भी आ रहा है कॉमन, पर 3 की अधिकतम घात 3 है और न्यूनतम कितनी है, तो न्यूनतम वाली एचसीएफ में लिखते हैं कॉमन वाला, तो ये आपका आ गया 6 एचसीएफ। एलसीएम क्या कहता है कि जो भी गुणनखंड है आपके प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात लिखनी है, मतलब जरूरी नहीं कॉमन आए, आपको प्रत्येक गुणनखंड, तो 2 आ रहा है 2 की अधिकतम घात है 4, 3 आ रहा है तो 3 की अधिकतम घात है 3 और आ रहा है आपका 7, तो ये 7, मतलब छोड़ना किसी को भी नहीं है, इसमें सिर्फ एचसीएफ में कॉमन लिखेंगे और इसमें अपन किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको लिखेंगे जिसकी अधिकतम घात लिखेंगे, है ना। बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके किया हुआ है, ठीक है, जांच करनी है आपको, ठीक है। 6 आपका ये आ गया और इसमें देखो ये 2 की घात 4, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की घात 4 लिख सकते हो, 3 की घात 3 × 7, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका एलसीएम। जांच करोगे N1 × N2 एचसीएफ × एलसीएम, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18,144 और इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आप लिख सकते हो, बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष। जांच हो गई आपकी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना था वही है, दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक है। अब देखो तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। अभाज्य गुणनखंड वही विधि जो अभी अपन कर रहे थे, 12, ये लो 12 का,
अगर अपन को एलसीएम निकालना होता ना, सिर्फ एलसीएम, तो अपन एक में ही अपन कर देते, पर अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। मैं एक और तरीका है जिससे हम कर सकते हैं, पर अपन जो ये मेथड है इसी से ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का भाग 2 कितने बार गया, 6 बार, 2 का दिया कितने बार, 3 बार, और ये 3 का दिया 1। देखो इसमें कितने का जाएगा, 3 का जाएगा कितने बार, 5 बार, 5 का दिया 1 बार। इसमें देखो 3 का जाएगा कितने बार, 7 बार, 7 का ये लो 1, है ना। अपन कर देते हैं इसके अब्बाजी गुणनखंड, लिख देते हैं कि इसका आया 2 × 2 × 3, फिर आया 15 का, 15 का कितना है 3 × 5, और फिर आ गया 21 का, 21 का कितना है 3 × 7, है ना। तो आपको क्या निकालना है, एक तो निकालना है HCF और एक निकालना है LCM। HCF क्या होता है कि जो भी कॉमन आ रहा है वो लिखना। देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, एक एक बार ये, तो आपको एक बार लिख देना है। एलसीएम क्या कहता है कि जितने भी आए उनको सबसे अधिकतम घात लिखनी। देखो 2 आया, 2 की अधिकतम घात कितनी है 2, 3 आया, 3 की अधिकतम घात 1 ही है, और 5 भी आया है तो 5 भी लिखो, और 7 भी आया तो 7 भी, मतलब सबका ये इसमें 2 बार आए वो लिख दिए, 3 भी आया, 3 सब में है पर एक बार ही लिखना है, यूँ नहीं कि तीनों बार अलग अलग तो नहीं, एक बार लिखना है। 5 एक बार है तो एक बार, 7 एक बार है तो एक बार, बस आपको ये आप क्या एचसीएफ। और ये देखो 4 और ये कितने हो गए 7, 4 × 3 12, 12 × 5 60, और 60 × 7 हो गए 420। तो ये आपका आ गया एलसीएम। इसी टाइप से आपको ये दूसरा करना है, ठीक है। ये मैंने वापस आपको समझा दिया कि जो नोटबुक में आपको करना है वो इस टाइप से लिख देना आप। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये सीधा 17, 23, 29, और ये तीनों ही क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्या है, तीनों ही अभाज्य संख्या है। 17 का मल्टीप्लाई क्या होगा, अगर इसका ऐसे करें तो ये 17, और 23 का क्या होगा, 23 का होगा 1 × 23, और 29 का क्या होगा, 29 का होगा 1 × 29। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे ना, तो एचसीएफ क्या आएगा 1, क्योंकि अगर कोई संख्या में कोई भी कॉमन नहीं हो तो 1 तो होता ही होता है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका, तीनों को लिख दो 17 × 23 × 29। बिल्कुल इजी था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने आपको किया हुआ बता दिया यहाँ पे नोटबुक में। देखिए एक बार वापस देख लेना, आप इसको कुछ नहीं करना, मैंने ये ऐसे किया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये जो पोर्शन है ना, ये आपको नोटबुक में करने की जरूरत भी नहीं है। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से थोड़ी करना, आपको तो लसअप और मसअप निकालना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे करते हैं, बाकी ये नॉर्मली आपको ऐसे ही कर देना। फिर देखिए 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ ना। आप जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यही आएगा। 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 3, और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5। चलो इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो अपन क्या लिख देंगे, 1 सब में लिख देंगे, क्योंकि 1 तो सबका मल्टीपल होता ही है। तो एचसीएफ तो क्या आ जाएगा आपका 1, और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम देखो 2 की अधिकतम घात कितनी है 3, 3 की 2, और 5 की 2, तो इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे 8 × 9 × ये 25, ठीक है। 25 8 200, और 900 कितने हो गए 1800, तो आपका एलसीएम आ गया 1800। बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। आप ये करो नहीं करो, ये मैं आपको एक तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि ये ऐसे करनी है। उसके बाद आपको ये, अगर आपको लिखा है ना अभाज्य गुणनखंड विधि, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रोसेस करना है और फिर ये लिखना है, ठीक है। एक को छोड़कर अन्य कोई विनिश्चित गुणनखंड नहीं है, तो एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया ये, बस इतना सा सिंपल प्रोसेस है। अब देखो क्वेश्चन है आपका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात। और आपको पता है कि जो एचसीएफ × एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, N1 × N2 होता है ना। तो एचसीएफ आपका कितना है 9, और एलसीएम आपको निकालना है, और N1 आपको दिया हुआ है कितना 306, और N2 कितना है 657। देखो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ ना एचसीएफ किसका, इसका और इसका कितना है 9, और एलसीएम आपको ज्ञात करना है इन दोनों का, ठीक है। तो आपने ये जैसा आपने बताया था, मैंने जरूरी नहीं मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरा वैसे अपन ने जब समझा था तो फॉर्मूला इस टाइप से मैंने लिखा था, एचसीएफ × एलसीएम। मैंने क्या किया, अगर इनमें से कोई संख्या ज्ञात करनी तो इनको मैंने आगे लिख दिया और इनको पीछे लिख दिया, बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। आपको क्या निकालना है, एलसीएम। आपको पता है कि अगर इसका मैं अब 9 को इधर ले जाऊं, अगर इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 9 का अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया,
ठीक है। तो अपन भाग दे के देख सकते हैं। देखो 9 का इसमें 30 में गया कितना, 9 3 जा या 9 या 27 होता है 3 बार, पीछे कितने बचे 3, 36 हो गए और 9 चौक 36, ये कितने बार गया 34। आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका एलसीएम जो आएगा वो इसका मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल देना, ठीक है। वैसे यहाँ पे मेरे किया हुआ है, तो आप ये 306 इंटू 657, जब इसका ये एलसीएम आप सॉल्व आउट करोगे, अपन ने इसको तो काट ही दिया था, कितने बार गया था ये 3 और ये 4 बार। अब आपको इजी हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और आप कोई भी आसानी से इसे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। मान लिया कि ये है, ये कोई खेल का मैदान है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, एक वर्ताकार पथ है, ठीक है। तो ये देखो वर्ताकार पथ बना लेते हैं अपन, ठीक है, ऐसा कोई एक वर्ताकार पथ है। अब क्या कह रहा है कि इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट। और इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को कितने लगते हैं, सोनिया को तो कितने लगते हैं 18 मिनट, और रवि को कितने लगते हैं, रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो जब ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद ये पुनः मिलेंगे। मतलब मान लो कि आप यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया और ये जब यहाँ से लगा के ऐसे ऐसे घूम के यहाँ तक आएगा रवि, तो रवि जब यहाँ तक आएगा तो इसको 18 मिनट लगेंगे, किसको, रवि को। और सोनिया यहाँ तक आएगी तो कितने मिनट लगेंगे 12। मतलब सोनिया के 18 मिनट कहाँ कंप्लीट होंगे, सोनिया के 18 मिनट यहाँ पे कंप्लीट होंगे, ठीक है, और रवि के 18 मिनट यहाँ पे। तब ये दोनों, अब ये सोनिया वापस जाएगी यहाँ से यहाँ तक वापस जाएगी तो इसके 6 मिनट और काउंट हो जाएंगे, ठीक है। ये 6 मिनट और काउंट, मतलब इसके कितने मिनट हो जाएंगे 24 मिनट होंगे सोनिया के यहाँ पे 24 मिनट। तब सोनिया के कितने चक्कर हो जाएंगे 2 चक्कर। और तीसरा यहाँ से प्रारंभ होगी सोनिया और यहाँ तक आएगी तो इसके कितने मिनट होंगे 36 मिनट, किसके, सोनिया के। और इसके कितने चक्कर हो जाएंगे। और ये जब 36 मिनट हो गए तब ये देखो रवि के 36 मिनट कब होंगे, जब ये वापस 18 वाला पूरा कंप्लीट करेगा तब रवि के जाके 36 मिनट होंगे, है ना। तो मतलब रवि 36 मिनट लगते हैं, यहाँ आता है दूसरी बार, और सोनिया 3 बार आ जाती है। मतलब टाइम देखना है ना अपन को, दोनों कब मिलेंगे, कब, जब यहाँ पे वापस ये दोनों एक ही जगह पे आएंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पे कब आता है रवि, एक बार में तो आएगा नहीं, दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में आएगा, तब सोनिया 3 बार में पहुंच चुकी होगी। तो अपन ने जो ये माथापड़ी की है इतनी, ठीक है, इतना किया, ये इतना अपन को टाइम नहीं है, अपन इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो अपन ने समझने के लिए किया दिमाग में, अपन को जो मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे करते हैं, तो ऐसा कभी भी पूछे तो आपको उस टाइम क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। कुछ भी नहीं करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो, ठीक है। मैं देखो अब की बार मैंने बोला ना कि सीधा भी निकाल सकते हैं, सिर्फ एलसीएम निकालना होता ना तो मैं सीधा निकाल सकता। सबसे पहले 2 का भाग 2 कितने बार 9, और इसमें कितने बार गया 2 का 6 बार। अब भी 2 का जा रहा है तो और 2 का 2 कितने बार, इसमें तो जाता ही नहीं है, इसमें गया 3 बार। अब 3 का देंगे, 3 का कितने बार गया, देखो 3 का यहाँ पे गया 3 बार, इसमें गया 1 बार। अब और दे दो 3 का, ठीक है, ये गया 1 और ये 1, ठीक है। तो ये जो है आपका 2 × 2 × 3 × 3 कितना आ गया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 2 × 2 × 3 × 3, ये 2 लिखा हुआ है, 4 × 9 कितने हो गए 36। तो ये कितने मिनट बाद मिल जाएंगे 36, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन हो उसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये बिल्कुल एक तरीके से वे दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम मिनट के बाद मिलेंगे। मतलब आपको ऐसे लिखना है कि ये दोनों एक स्थान पर या प्रारंभिक स्थान पर, ये दोनों प्रारंभिक स्थान लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना, प्रारंभिक, प्रारंभिक स्थान पर एलसीएम मिनट के बाद मिलेंगे। मतलब आपका जो एलसीएम होगा ना उसके बाद मिलेंगे, उस मिनट में मिलेंगे। तो आपने एलसीएम निकाला, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे रवि और कौन, सोनिया। फिर क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि आप किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। ये जो है ना, ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। भाई कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए एक शर्त है, उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड जो है उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए, एक गुणनखंड में 2 और 5 होना बहुत जरूरी है। उसका अभाज्य गुणनखंड जब करोगे ना तो 2 और 5 होना जरूरी है। अगर 2 हो जाए और 5 नहीं हुआ तो क्यों 2 और 5 करते थे 10 आता है। और कोई भी संख्या में 0 तब आता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होता है। कोई ना कोई नंबर 2 और 5 वाला आएगा तभी उसके अभाज्य गुणनखंड में उसका लास्ट अंक है ना वो 0 तब आएगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। चलो 6 का करूँ। 6 का मैंने अगर किया, मैं इसको n ऐसे भी लिख सकता हूँ, n 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 ये हो रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड। क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 विद्यमान है, 2 है पर 5 नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं होने के कारण यह इसका जो अंक है वो 0 पर समाप्त, या इकाई अंक 0 नहीं हो सकता। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस है। जो यूनिट प्लेस है या यूनिट प्लेस वाला डिजिट है वो क्या होना चाहिए 0, इकाई अंक। इकाई अंक 0 कब होता है, इकाई अंक 0 होता है जब उसका
अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 2 इंटू 5 होना जरूरी है, तभी वो कोई यूनिट प्लेस उसका जीरो हो सकता है। जब अपन दशमलव प्रसार पढ़ेंगे ना, जब मान लो ये नीचे इसका शांत कब है, मान लो ये 5 6 है और नीचे अगर ये 2 और 5 वाले मल्टीपल नहीं आया ना, तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत नहीं होगा। ये भी बहुत, इसका भी लॉजिक है, आगे अपन जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा है कि इसमें 5 उपस्थित नहीं होने के कारण इसका, ठीक है। तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड होता है ये, अच्छा 6 2 ये n होगा, है ना, ये n, ठीक है। 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना सा लिखना और कुछ भी नहीं करना है। व्याख्या कीजिए कि ये जो है ना, ये नंबर 7 11 एंड 13 प्लस 3 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है पर क्यों है ये देखना है। तो चलो इसको अपन जो करते हैं ना, तो बहुत आराम से ध्यान से, प्लस 13, मैं क्या करता हूँ, इस नंबर में से 13 को ले लेता हूँ कॉमन। क्या ले लेता हूँ, देखो दोनों में ना 13, ये 2 टर्म्स हो गई, कितनी हो गई, 2 टर्म्स हो गई। देखो ये एक पद और ये दूसरा पद। पद कब बनते हैं गणित के अंदर, जब अपन दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे अब चर और अचर, तब पद बताएंगे। जब मल्टीप्लाई लगता है ना, तो वो जब तक मल्टीप्लाई है तब तक वो एक ही पद रहता है, या प्लस या माइनस लगते हैं उसका पद अलग हो जाता है। तो इसमें कितने, 2 पद, 2 पदों में से अपन कॉमन ले सकते हैं। 13 दोनों में है तो 13 कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया, 7 और 11 बच गए। और यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 13 इंटू 1 था, ये क्या था, ये हमें 1 दिखा नहीं था, और 1 भी है तो पीछे क्या 1, चलो 13, ये कितने हो गए 77 और प्लस 1, तो 13 इंटू हो गया 78। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होती है कि उसका कोई गुणनखंड नहीं हो, एक के अलावा दूसरा, एक और 13 मतलब कोई भी संख्या जो है उसके अलावा दूसरा कोई उसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई भी भाग नहीं जाना चाहिए। पर इसके तो देखो 2 गुणनखंड आपको दिख रहे हैं, एक के अलावा अगर ये होता तो ये नहीं होता, मतलब एक संख्या बहुत, मतलब इसमें भाग दे सकते हैं। सीधा दिख रहा है 8 आ रहा है, पीछे 2 का भाग जा रहा है, तो इस वजह से अपन क्या लिखेंगे कि एक के अलावा भी इसके 2 अन्य गुणनखंड है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या। बस इतना सा, तो अब यही तो देखना है आपको। चलो इसका देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो ये एक पूरा पद है, मल्टीप्लाई जहां तक आ रहा है वो पूरा एक पद है, और ये दूसरा पद है। तो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 5। देखो 5 इसमें भी है और वहां भी है, तो 5 ले लिया, तो पीछे क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 का तो चला गया, तो पीछे 1 बचा। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 7 और 6 कितने, 42, और ये 42 और मैं क्या करता हूँ 42 इंटू 2 कर देता हूँ, कितना 84, 84 इंटू 12, 12 फोर जा हो गया, कितना हो गया 12 फोर जा 48, पीछे 4 और 12 8 जा 96 और 4 हो गए 100, कितने हो गए 100, 1008 प्लस 1। तो जब इसका अपन ऐसे करेंगे तो ये कितना आ गया 1009। तो यहाँ भी आप लैंग्वेज क्या लिखोगे कि एक के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड होने के कारण यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। देख लो, बहुत ये मैंने लिखा है कि यहाँ पद कितने हैं, 2 है। देखो ये एक पद और ये दूसरा पद, फिर 13 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया, यहाँ 1 बच गया, 13 और ये 11 7 77 और ये 1, 13 इंटू 78। अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। बस सिमिलरली माना b इक्वल टू 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 लिया कॉमन, तो ये बच गया आपका 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपका हो गया 1। तो 5 तो आपका कॉमन ले रखा है, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 प्लस 1 1009, क्या लैंग्वेज लिखोगे, अतः यह भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। तो आपको यह 1-2 बार आप इसको समझना, अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि ये पोर्शन आपको समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। कोई भी पर्सन, कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। आपको वापस वही क्वेश्चन आपको वापस समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जो साथी है आपके जो साथ पढ़ने वाले बच्चों को भेजिए, ठीक है। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अगला नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।